अब जैसे कि काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन में से बहुत मजे के एमसीक्यूज बनते हैं बच्चा। बिल्कुल शॉर्ट सा ओवरव्यू लेता हूँ, कोई डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत डिटेल बनती है। मसला ये है कि कोर्स आपका बहुत ज़्यादा है, तो लेक्चर देने में शुरू हो जाऊँ तो एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन यार मैं कहता हूँ कुछ थोड़ा बहुत टच होता है, कुछ जहन बनता है, तो उसी चीज़ में मैं लगा हूँ। बहुत डिटेल में नहीं जाता, जो शॉर्ट फॉर्म। एक्सेलरेशन की बात करें, यूँ सपोज कहा जाता है आपसे, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एंगल फॉर सम ऑब्जेक्ट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर 30 डिग्री? कहता वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किसी ऑब्जेक्ट के एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर एंगल 30 डिग्री है तो बताएं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एंगल 60 डिग्री है तो बताएं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। शॉर्टकट फॉर्म में मैं थोड़ी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, तो हमेशा याद रखें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये v है, ये t है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूँ स्लोप ऑफ vt ग्राफ, ये किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप से क्या मुराद होता है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर tan थीटा लें तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। बताने का मकसद आपको ये है कि अगर मैं यूं कहूं कि tan ऑफ 30 डिग्री, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। tan ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आ गया। फिर 60 डिग्री वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एंगल दिया हुआ, तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ 60, ये क्या देगा, √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हुई। अगर यूं कहा जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो बताएं वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। उसका मतलब ये होगा कोई भी ग्राफ दिया गया हो तो वहां से आप चीज निकाल सकते हैं। सपोज यूं कहा जाए, ये चीज देखेंगे कि इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, for displacement graph and the angle is about 30 degree, then what is the value of spring constant? यूं कहा जाए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एंगल बन रहा है वो कितने का, 30 डिग्री, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसका स्लोप लें, स्लोप ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एफडी ग्राफ, ये किसके इक्वल होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के। और ये क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा tan ऑफ थीटा, तो tan 30 आपके पास यहां से क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। जो कुछ आइडियाज है डिटेल्स में नहीं डिस्कस किया जा सकता क्योंकि टाइम एक तो शॉर्ट है, दूसरा लेक्चर के अंदर भी उस तरीके से सारे डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, इतना टाइम आपके पास है नहीं। कुछ थोड़े बहुत आइडिया दे रहा हूँ, बाकी चीजें आप जाहिर बात है जब मुझसे कंटेक्ट करेंगे वो क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे बच्चा जी। अब मजीद में आगे चलता हूँ। आगे देखिए, ये तो मैंने डिस्कस किया एक्सेलरेशन को, फिर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस कर लेता हूँ। बीटी ग्राफ कहना यूं कहा जाए, स्लोप ग्राफ बताएं जब स्लोप क्या है, इनफाइनाइट, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, इनफाइनाइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएं जब स्लोप इनफाइनाइट है या एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है उसका ग्राफ क्या आ जाएगा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इनफाइनाइट एक तो उससे वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर जाती तो एक्सेलरेशन क्या, इनफाइनाइट। सपोज मैं अभी जीरो की वेलोसिटी पे हूँ, मेरी एकदम से वेलोसिटी हो जाती है 1 लाख मीटर पर सेकंड, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस रिप्रेजेंट दैट इनफाइनाइट स्लोप, रिप्रेजेंट दैट एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट। फिर यूं कहा जाए कि रिप्रेजेंट दैट एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, तो जीरो के लिए ये टाइम है, ये v है, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस वक्त स्लोप भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर यूं कहा जाए कि बताएं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ बताएं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ बताएं। तो इंक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग का ये एकदम से अगर वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ है। फिर अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन की, तो वेलोसिटी को डिक्रीज करिए तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का क्या होगा, ग्राफ होगा। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करिए तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी को डिक्रीज करिए तो किसका हो जाएगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा। ये हल्के फुल्के मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टेस्ट दे रहा हूँ, बाकी चीजें इंशाल्लाह आप क्या करेंगे। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मजीद देखता हूँ मैं, ये vt है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर अ ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ vt ग्राफ, ये एरिया अंडर अ ग्राफ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। सपोज ये ट्रायंगल बन रही है, कहा जाता है बताएं हाउ मच बॉडी ट्रैवल अ डिस्टेंस, बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कितना कवर किया, तो एरिया अंडर ग्राफ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल बन रही है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी आ जाएगा।
ये सिंपल किसको मैंने डिस्कस किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हल्का फुल्का बच्चा मैंने क्या किया, इसको टच किया है ताकि इसमें से कुछ चीजें हो उसमें आपको कोई इश्यू ना आए। अब मजीद चलते हैं आगे। आगे देखें, मैं आ जाता हूँ फ्री फॉल मोशन पे। फ्री फॉल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल मोशन क्या है? फ्री फॉल मोशन क्या है? इफ अ बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी देन मोशन ऑफ दैट बॉडी इज नोन एज फ्री फॉल मोशन। अगर बॉडी ग्रेविटी की वजह से मूव करती है तो उसकी मोशन क्या होगी? फ्री फॉल मोशन। जब बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट, जो किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। और फ्री फॉल मोशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी? सपोज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो क्या है, Vf = Vi + At। तो बॉडी जब फ्री फॉल करेगी तो जाहिर बात है इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? 0। तो Vf = क्या आ जाएगा? Gt। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ गई, Vf = Gt। मतलब टाइम दिया हुआ आपसे कहा जाएगा बॉडी थ्रू हाइट h and it travels या ये 2 सेकंड में ग्राउंड में पहुंच रही है, तो बताएं इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो टाइम दिया है, जस्ट आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहां से आप क्या कर लेंगे? वेलोसिटी को फाइंड कर लेंगे। और जब भी टाइम दिया हो वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसको सिंपली आप यहां से कर लेंगे। फिर आपको यूज सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन को देखो तो वो क्या होगा? s = Vit + ½ At²। तो मैं अगर यूं कहूं बच्चा जी आपके पास Vi जो जारी बात क्या होगी? 0। तो h = क्या आ जाएगा? 1/2 Gt²। मतलब टाइम दिया हो, हाइट भी आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आप अपने घर की छत पे गंजा जा रहा है मेरी तरह का, आप उसके सर में पत्थर मारते हैं, पत्थर छोड़ते हैं ऊपर ग्राउंड से, वो 2 सेकंड में नीचे आता है, उसके सर पे लगता है, टाइम कितना लगा? 2 सेकंड। तो वो आपसे जवाब पूछता है बताएं कि कितनी वेलोसिटी से पत्थर लगा? तो F = Gt। फिर आपसे पूछो किस हाइट से पत्थर आया, तो H = 1/2 Gt²। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे? इसको निकाल लेंगे। फिर अगर मैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन पे अप्लाई करूं तो थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन क्या है? 2s = Vf² - Vi²। तो 2gh = क्या आ जाएगा? Vf²। तो ये आपके क्वेश्चन ऑफ मोशन इस तरह आ जाएगी। मतलब जब आपके पास टाइम दिया हो तो फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। फिर टाइम दिया हो तो आपके पास आप हाइट को भी क्या कर सकते हैं बच्चा जी? फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये बातें आपके माइंड में होंगी तभी आप कर सकेंगे, अदरवाइज इन चीजों को आप डिस्कस नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं मजीद फोर्स की बात कर लेते हैं। तो कहता है फोर्स को अगर हम देखें तो ये तो मैंने वेलोसिटी को भी डिस्कस किया, एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर लिया, डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस कर लिया, मोमेंटम को भी हमने क्या किया? डिस्कस कर लिया। अब हम आ जाते हैं फोर्स। तो फोर्स की बात करते हैं, F = ma। पहली बात है न्यूटन सेकंड लॉ है, ये एप्लीकेबल कहां पे? न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें या न्यूटन लॉज की बात करें, ये एप्लीकेबल फॉर दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैविंग स्मॉल स्पीड एंड कंपेरेटिवली लार्ज मास। ये उन ऑब्जेक्ट के लिए लग सकता है न्यूटन के लॉज जिनकी स्पीड थोड़ी सी स्मॉल हो और आपके पास मास ज्यादा हो, उनके लिए हम क्या लगा सकते हैं? न्यूटन के लॉ लगा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सब एटॉमिक लेवल पे है, वहां पे न्यूटन फिजिक्स नहीं लगेगी, वहां पे क्वांटम फिजिक्स लग जाएगी। अगर कोई आपके पास क्या है कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो वहां पे हम उसको न्यूटन फिजिक्स से कभी भी नहीं डिस्कस कर सकते, उसको क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस कर सकते हैं, या उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से उसको क्या मॉडर्न फिजिक्स से हम उसको क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उस पे वहां पे जो है हम न्यूटन लॉज का यूज नहीं कर सकते। कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कहां पे न्यूटन लॉज फेल हो सकते हैं, तो आप बताएंगे सब एटॉमिक लेवल पे न्यूटन लॉज क्या होते हैं? फेल होते हैं। या वो ऑब्जेक्ट जिनको हम नेट आई से नहीं देख सकते वहां पे न्यूटन लॉज क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए एप्लीकेबल है वो ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, या सॉरी उन चीजों के लिए नहीं लग सकते जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, लेकिन जिनकी स्पीड स्मॉल है, मास लार्ज है, जो ऑब्जर्वेबल है, वहां पर न्यूटन लॉज को हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो देखिए F = मैंने बात की m में, तो यहां से अगर मैं बात करूं इसको लिख सकता हूं F = m, a को क्या लिख सकता हूं? del v/del t। del v/del t। तो यहां से एक चीज नजर आ रही है, अगर हम देखें मास अगर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट, तो फोर्स एक्सेलरेशन के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक और बात एमसीक्यूज के लिहाज से, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज सेम। मतलब जो फोर्स है, मतलब जो आपके पास एक्सेलरेशन है, इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? सेम होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स और जिस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन। मतलब फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, बॉडी कैसे मूव कर रही है? सर्कल के अंदर मूव कर रही है। जब बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज आल्सो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब जब भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव करेगी तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सर्कल के सेंटर की तरफ।
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ। लेकिन जब आपको उस वक्त आप इसका मतलब ये होगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगी, सेम। फिर अगर बॉडी ऑसिलेट कर रही है हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें देखें जो आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो भी क्या है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड्स मेन पोजीशन। फिर देखें अगर इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल देन वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज इक्वल टू 0, कि जब भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा ये बात देखेंगे। सपोज अगर आपके पास ये बॉडी है तो आपके पास ये मूव कर रही है, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हमेशा सर्कल से क्या होगी, टेंजेंट। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन, बॉडी के मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा सर्कल से क्या होती है, बच्चा, टेंजेंट। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितने का बन रहा है, 90 का। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा क्या हो जाएगा, 90। cos 90 क्या होता है बच्चा, अगर मैं बात करूं cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो W क्या हो जाएगा, 0। एक तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज 0 होगा, और दूसरा याद रखेंगे वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या, तब भी आप क्या बोलेंगे, इक्वल टू 0। कैसे 0 है, ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल्स को, चार्जेस को उसी वक्त डिफ्लेक्ट करती है जब वो परपेंडिकुलर लग रही होती है, तो वो डिफ्लेक्ट करती है। अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होती है पैरेलल तो वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये होगा परपेंडिकुलर लग रही है तो एंगल कितने का बनेगा, 90। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ, वर्क इन अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ये बातें सारी आपने क्या रखनी है, ज़हन में रखनी है, जो चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये तो मैंने किसको डिस्कस किया है, फोर्स को। फोर्स के बाद की अगर मैं मजीद बात करूं तो यहां मैं सर्कल की बात कर लेता हूं। कहता है जब बॉडी सर्कल के अंदर मूव करती है, सपोज एक पत्थर है, पत्थर को मैं ऐसे घुमाते हैं वर्टिकल सर्कल के अंदर, इस फॉर्म में वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो पत्थर जो है डोरी के साथ अटैच है। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि किस पॉइंट पे जो टेंशन होगी स्ट्रिंग की वो ज्यादा होगी, किस पॉइंट पे टेंशन मिनिमम होगी। देखिए अगर वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम आ जाएगी, और एट द टॉप पे होगी जो टेंशन क्या हो जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, अगर बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो आपके पास जब भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव करेगी, एट द बॉटम ऑफ सर्कल जहां पे स्पीड ज्यादा है टेंशन क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जहां पे स्पीड कम होगी वहां पे टेंशन आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल देन टेंशन ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल टू mv²r। बस जैसे आपसे कहा जाए कि एक बॉडी का मास है, वो बॉडी का मास है, वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका रेडियस r के अंदर मूव कर रही है, तो बताएं टेंशन क्या है, तो सिंपल T इक्वल टू mv²r। r से आप टेंशन को क्या कर सकेंगे, निकाल सकेंगे। फिर एक और मैं डिस्कस करता हूँ, ये तो मैंने सिंपल यहाँ से बात कर ली, टेंशन से आगे बात तो चलो डिस्कस करते हैं, जो चीज आती है डिस्कस करते जाते हैं, कुछ ना कुछ फायदे होगा, नुकसान तो नहीं होता हमारा। हम कहते हैं सपोज कि टेंशन को मैं डिस्कस करता हूँ, और टेंशन के लिए मैं कहता हूँ कि आपके पास क्या है, टेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ टेंशन में जैसा मैंने कहा खिंचाव है जो वेट के इक्वल है, जितना किसी बॉडी का वेट ज्यादा होगा टेंशन उतनी क्या होगी, ज्यादा। टेंशन किसके इक्वल है, सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल, जितना ज्यादा टेंशन ज्यादा फोर्स ज्यादा होगी उतना ही टेंशन क्या होगी, ज्यादा। अभी के लिए ये वाला लेक्चर हम क्या करते हैं, एंड करते हैं। टेंशन का मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चीजें बताऊंगा।